पावर स्टेशन कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब इसके अंदर कोई बड़ी बड़ी बैटरी तो होती नहीं है कि पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। असल में इसके अंदर होता है एक पंखे की तरह दिखने वाला डिवाइस, इसे हम टरबाइन बुलाते हैं। अब इसे रोटेट करें तो ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसको रोटेट करने के कई तरीके हैं, या फिर पानी को गर्म करके इस पर स्टीम को मारो बहुत ही हाई वेलोसिटी से, या फिर इस पर हम गिरते हुए पानी का इस्तेमाल करें ताकि ये गोल गोल रोटेट कर सके, या फिर हम इसे विंड वेल में सेट कर दें ताकि ये हवा के कारण गोल गोल रोटेट कर सके और इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। तो तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो, इस मशीन को तुम्हें रोटेट करना होगा, इसी से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब तुम ये सोचोगे कि इसे रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी। तो देखो, टेक्नोलॉजी ये वेस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने कुछ 200 साल पहले। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर हम एक कंडक्टिंग वायर लें और उसे मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे मूव करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होने वाली है। अब अगर इसी वायर को रिप्लेस कर दूं एक कॉइल से और इस कॉइल को अटैच कर दूं एक टरबाइन से, और फिर टरबाइन को अगर हम रोटेट करूं तो फिर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करने वाला है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाने वाली है, और इसी की मदद से हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरे डिवाइस को बुलाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये स्पिनिंग मोशन को या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। तो मान लो हमारा टरबाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो हमारा कॉइल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे रोटेट करेगा। अब इस केस में ये इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होने वाली है, ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल का, जो कहता है कि राइट हैंड को कुछ ऐसे खोलो कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थंब बताएगी कि वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और वायर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर फिंगर बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मिडिल फिंगर बताएगी इंड्यूस करंट के बारे में। तो फिर इस पिंक वायर के इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यही करने वाला हूँ। अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे अलाइन करूँगा इसके कि इसका थंब पॉइंट करे इस पिंक वायर की मोशन की डायरेक्शन में, फिर फोर फिंगर ये पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में हमारी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी ना, वही हो जाएगी हमारी इंड्यूस करंट इन पिंक वायर की डायरेक्शन। चलो यही करते हैं। वैसे इसे मैं करके दिखाऊँ उससे पहले वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो एक बार। अब अगर तुमने ट्राई कर ही लिया तो देखते हैं। देखो, ये पिंक वायर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि मैं अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे अलाइन करूँगा कि इसका थंब ऊपर की तरफ अलाइन करे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। देखो, मैग्नेटिक पोल हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पॉइंट करती है, यानी हमारा फोर फिंगर ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, यानी कि मेरी हैंड कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऊपर की ओर है। फोर फिंगर राइट डायरेक्शन में है, यानी कि मेरी मिडिल फिंगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि पिंक वायर में इंड्यूस करंट अंदर की तरफ आने वाला है। हाँ, अब देखते हैं कि ब्लू वायर के लिए भी। देखो, ये ब्लू वायर नीचे की तरफ मोशन कर रही है, यानी कि मेरा थंब इस बार नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये अभी भी राइट डायरेक्शन में है, यानी कि फोर फिंगर अभी भी राइट डायरेक्शन में होने वाला है। अगर इस बार मैं करूँ तो राइट हैंड कुछ ऐसे अलाइन होने वाला है, और इस बार तुम्हें दिख रहा होगा कि ये मिडिल फिंगर स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस ब्लू वायर में करंट ये बाहर की तरफ आने वाली है, ये इंड्यूस आउटवर्ड होने वाली है। अब देखें, हमने यहाँ पर ये देखा कि जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में ये ऊपर की तरफ आई, यानी कि करंट इंड्यूस होती है इनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जाए तो ये इंड्यूस होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इससे याद रखना। अब मैं अपने हाथों को हटा देता हूँ और करंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरो का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो, इनकी मदद से मैं ये बता सकता हूँ कि बाकी वायर्स में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। पिंक वाले से करंट अंदर जाएगी और ब्लू वाले से बाहर आएगी, तो यानी कि करंट ऐसे जाके ऐसे राइट डायरेक्शन में जाने वाली है इस वायर में, और फिर ये बाहर, और फिर इसमें ऐसे, और फिर ऐसे बाहर आ जाएगी। और फिर दोनों वायर को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ से एक एक्सटर्नल सर्किट होगा, जिसे मैंने अभी दिखा नहीं रखा है, इसे मैं बाद में दिखाऊँगा। तो ऐसे करंट यहाँ से फ्लो करके ऐसे एंटर कर जाएगा, और फिर पिंक वाले से अंदर, और फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दिखाने के लिए मैं सारे एरोज़ को बना देता हूँ। हाँ, तो हमारी कॉइल कोई स्टेशनरी तो है नहीं, ये रोटेट कर रही थी, तो हमारी कॉइल ऐसे रोटेट करती जाएगी और इसमें ऐसे करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि पिंक वाली वायर ऊपर जा रही है और ब्लू वाली वायर नीचे आ रही है। लेकिन जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल हुआ या वर्टिकल फॉर्म में हुआ, तो ये पिंक वाली वायर नीचे आने वाली है और ये ब्लू वाली वायर ऊपर जाने। तो फिर से देखते हैं,
ये वर्टिकल हुआ और ये हाँ, अब पिंक वाली वायर नीचे जाएगी। और हमने ये देख रखा है कि जो भी वायर नीचे जाती है उसमें करंट बाहर की तरफ इंड्यूस होता है, और जो वायर ऊपर जा रही है उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन स्विच होने वाली है, कुछ ऐसे। जब तक कि ये कॉइल अपने वर्टिकल पोजीशन में ना आ जाए तब तक ये कॉइल ऐसे ही रोटेट करता रहेगा। और अब देखो, अब ये पिंक वाली वायर ऊपर की तरफ आने वाली है, और जब वायर पिंक ऊपर की तरफ आए तो करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है। और ये ब्लू वाली वायर अब ये नीचे की तरफ आने वाली है, और जब वायर नीचे की तरफ आए तो करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है। यानी कि फिर से यहाँ पर एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, कुछ ऐसे। तो यार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आती है वैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने वाली है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। देखो, अगर मैं इस पूरे मोशन का एनिमेशन दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, जब भी हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगी तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने वाली है। वैसे तो इस एनिमेशन में कॉइल को मैं रोक दे रहा हूँ जब ये परपेंडिकुलर आती है मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि आप इंड्यूस करंट को डायरेक्ट चेंज होता हुआ देख सको। वैसे असलियत में ये पूरा कंटिन्यूसली होने वाला है, नहीं तो ये रुकता नहीं है। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि शिवम, इन दोनों वायरों को हम एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करें ताकि ये आपस में क्लोज हो जाए और हम इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर सकें। तो इसके लिए मैं एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट लूँ और इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ कुछ ऐसे, और फिर जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये उलझ जाएगा कुछ ऐसे, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो इसी से बचने के लिए हम नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्लिप रिंग और ब्रशेस। ये कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। ये मेटालिक रिंग, इन्हें हम बुला रहे हैं स्लिप रिंग। ये पिंक वाली रिंग और ये ब्लू वाली रिंग, ये डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली एक एक वायर से कनेक्टेड हैं। ये पिंक वाली रिंग ये लेफ़्ट वाले से कनेक्टेड है, और ये ब्लू वाली रिंग ये राइट वाले वायर से कनेक्टेड है। कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जब भी कॉइल रोटेट करता है ये रिंग इसके साथ साथ रोटेट करती है। अब ये स्लिप रिंग कनेक्टेड होती हैं कार्बन ब्रशेस से। ये ब्रश और ये ब्रश वैसे कनेक्टेड नहीं होती हैं, बस केवल टच कर रही होती हैं। मेरा मतलब है कि जब भी ये कॉइल रोटेट करता है तो ये ब्रशेस इसके साथ साथ रोटेट नहीं करते हैं, बल्कि इस रिंग पर स्लिप करते हैं। इसीलिए तो इस ब्रशेस को स्लिप रिंग बुलाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है। ये रिंग है, अगर ये रिंग रोटेट करेगा तो ये ब्रश इसके साथ साथ रोटेट नहीं करेगी, बल्कि उसी के ऊपर स्लिप करेगी, और यही वहाँ भी होता है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। देखो, यहाँ पर ब्लू वाले वायर से करंट आएगी और फिर ये जाने वाली है इस ब्लू वाले स्लिप रिंग में। देखो, यहाँ से वायर केवल एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से करंट ट्रांसफ़र हो जाने वाली है बाहर की सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ब्रश, और उसके बाद करंट यहाँ से यहाँ जाएगी इस कार्बन ब्रश में, और फिर ये करंट को ट्रांसफ़र कर देने वाला है इस पिंक वाले स्लिप रिंग में। और ये पिंक वाला स्लिप रिंग ये केवल कनेक्टेड है इस वायर से, इसलिए करंट केवल इसमें जाने वाली है। तो ऐसे हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब अगर हमारा कॉइल रोटेट करने लग जाए तो ये जो स्लिप रिंग है इसके साथ अटैच, ये भी इसके साथ साथ रोटेट करने लग जाएंगी। लेकिन ये कार्बन ब्रशेस ये तो केवल टच कर रहे हैं यार, तो ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेंगे ना कि रोटेट। अब देखो, ये स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस दोनों मिलकर बाहर वाले वायर को उलझने से बचाते हैं, और ये अंदर के कॉइल और बाहर के सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखते हैं, दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट रखते हैं। अब देखो, जैसे ही हमारा कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी कुछ ऐसे। तो अब करंट पिंक वाले वायर से होके पिंक वाले स्लिप रिंग के थ्रू, इस कार्बन ब्रश के थ्रू, इस बल्ब के थ्रू जाके फिर से ब्लू वाले स्लिप रिंग में जाएगी, फिर उल्टा ऐसे कॉइल के अंदर एंटर कर जाएगी। तो यानी कि कॉइल के हर आधे चक्कर में इस सर्किट में बहने वाला करंट अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मान लो जब करंट इस डायरेक्शन में चल रही थी तो हमारा बल्ब ब्लू कलर की लाइट से ग्लो कर रहा था। अब ठीक आधे चक्कर के बाद हमारी रिवर्स हो गई, तो करंट यानी कि करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब मान लो कि बल्ब ये येलो कलर की लाइट से ग्लो कर रहा है। अब अगर तुम पूरे एनिमेशन के देखो तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस मशीन को हम बुलाते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इस करंट की खास बात यह है ना कि ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और इसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट यानी AC। अब देखो, इस करंट की खास बात यह है कि जब भी तुम्हें इस करंट को लंबी दूरी ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि पावर हाउस से तुम्हारे घर, तो फिर AC को ट्रांसमिट करने में ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू यूनी डायरेक्शनल करंट यानी DC। इसलिए हमारे घरों में AC करंट ही आती है। और हाँ,
इसकी खास बात यह है कि ये हमें AC करंट दे रहा है, इसीलिए इसे हम बुलाते हैं AC जनरेटर या AC। डायरेक्ट करंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डायरेक्ट करंट हमें कैसे लेना है इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इलेक्ट्रिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।